हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एस सर में। और क्लास 10th का क्लास चल रहा हम लोग का इसमें रासायनिक क्रिया एवं रासायनिक समीकरण लेक्चर इसका आपका 3rd होगा और ये चैप्टर आपका फर्स्ट है। और इस फर्स्ट चैप्टर में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% बनना श्योर है। तो आज का टॉपिक बिल्कुल आपको नंबर देने वाला होगा और इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल इजी तरीके से और ट्रिकी तरीके से समझेंगे हम लोग। आज देख रहे हैं 3 टॉपिक लिखा हुआ है आज के लिए। एक तो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम आज हम लोग देखेंगे और दूसरा आपका जो है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण होते क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका है उसको देखेंगे। और ये जो तरीका है केवल तरीका नहीं देखेंगे हम लोग दोस्तों, बिल्कुल मैजिक देखेंगे हम लोग, कितना आसानी से हम लोग करने वाले हैं आज रासायनिक समीकरण को संतुलित। आज मज़ा आने वाला है क्लास में, तो बिल्कुल देर न करते हुए शुरू करते हम लोग आज का क्लास। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक लिखा है मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे वाले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल दोस्तों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसे हम लोग कहते हैं। और ये क्या है, ये एक्चुअली द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब दोस्तों जानते ही हो, रक्षा करना, रक्षित ना, किसी चीज़ को रक्षित करना ही क्या है, संरक्षण है। और यहाँ पे किसका रक्षण करना हम लोग को, द्रव्यमान का। और ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ मीन्स व्हाट, जो हमेशा सत्य रहता है। हमेशा सत्य रहने का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग का मास है, द्रव्यमान जो है, ठीक है, वो क्या है आपका बिल्कुल संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब कि हम द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बस उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या होता है, चेंज होता है। आपने इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, तो ऊर्जा संरक्षण में भी आपने यही कहा था परिभाषा में कि जो ऊर्जा होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। ऊर्जा को तो नष्ट कर सकते हैं, नहीं हम फॉर्म कर सकते हैं, उसके रूप को ही कन्वर्ट करते हैं। तो आइंस्टीन जी ने अपना एक जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी दिया था, जिससे हम लोगों को ज्ञात हुआ कि ऊर्जा को द्रव्यमान या द्रव्यमान को ऊर्जा में हम लोग क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो हम लोग का होल यूनिवर्स है वो क्या है, एनर्जेटिक है और उस पदार्थ में है। दो ही चीज़ें हम लोग के यूनिवर्स में है, या तो कोई चीज़ है तो पदार्थ है, या तो है तो एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन है। तो हम लोग उस पर आज चर्चा करने वाले नहीं हैं, हम लोग केवल बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण की। तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब बस सिंपल याद रखिएगा कि जब हम कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उसका द्रव्यमान जो पहले होता है, अगर उस पदार्थ में हम कोई चेंजिंग करते हैं तो उससे जो नया पदार्थ बनने वाला हम लोग का है उसका द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक अणु पुराने अणु से क्या है, कोई नया अणु बन सकता है ना। आपके जो परमाणुओं की संख्या है वह लेकिन सेम होगी। अणु का प्रकार बदल सकता है लेकिन जो परमाणुओं की संख्या होगी वो बदलने वाली नहीं है। अर्थात अब यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण में आपने देखा था जो आपका रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण जो बना हुआ है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है। किससे किससे, एक आपका अभिकारक है और एक आपका क्या है, उत्पाद है। इस अभिकारक से ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान क्या होगा, उत्पाद का भी क्या होगा, द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, ठीक है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक क्रिया से पहले जो द्रव्यमान होता है, रासायनिक क्रिया के बाद भी क्या है, वही द्रव्यमान होना चाहिए और होता है। इसी को कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व जो द्रव्यमान है, अभिक्रिया के पश्चात भी क्या है, उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होना चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग को द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी अभिक्रिया से पूर्व
का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्षति नहीं होती है। कोई अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसमें द्रव्यमान की क्षति नहीं हो रही है, यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया मान लो कि कोई अभिकारक A था और A से क्या बन गया, B बन गया। अब हम कहें यहाँ पे कि A का कितना ग्राम था, 5 ग्राम था, सपोज दैट मान लीजिए, तो आपका B के भी क्या है, जो B बनेगा उसका भी क्या है 5 ग्राम ही होना चाहिए। जो द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका आपने 5 ग्राम लिया और इधर जाकर क्या है 4 ग्राम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ कोई द्रव्यमान में चेंजिंग किसी प्रकार की हो रही है तो वह द्रव्यमान किसी न किसी फॉर्म में, चाहे एनर्जी के फॉर्म में हो या फिर किसी न किसी फॉर्म में क्या है वो हमको मिलना चाहिए। अगर ये 5 से 4 हो भी रहा है तो यहाँ पे कोई एनर्जी मिलनी चाहिए जो क्या है E=mc² के बराबर। इस द्रव्यमान जो कम हुआ है यहाँ पे 1 ग्राम, उसके बराबर क्या है होना चाहिए, तभी वो आपका इस नियम को पालन करेगा। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है वो यही बोलता है कि अगर द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जितना लिए थे उतना ही क्या है अभिक्रिया के बाद भी प्राप्त होगा। अगर हमारे द्रव्यमान में कुछ चेंजिंग हो रही है तो इसका मतलब कि कुछ द्रव्यमान क्या है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, तो वह एनर्जी भी हमको शो करनी पड़ेगी। तो मिला जुला करके आप बस इतना याद रखिए कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर परिभाषा इसकी बताएंगे तो सिंपल कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या है, संरक्षित रहता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान, अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। या फिर इसी को आप अपने तरीके से और बोल सकते हो कि किसी अभिक्रिया में आपके अभिक्रिया से पूर्व, या फिर ऐसे बोल सकते हो सिंपल, अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर रहती है। सिंपल, इसको आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सबका सेंस एक ही है। देखिए पहला जो हम लोग बोले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात उसमें द्रव्यमान की कोई क्षति नहीं होती है। जितना द्रव्यमान हम लोग अभिकारक कर लेते हैं उतना द्रव्यमान क्या हम लोग को उत्पाद का भी मिलता है। एक फैक्ट बताया मैंने आपको कि अगर कहीं आपको द्रव्यमान में कमी दिख रही होगी तो जितनी द्रव्यमान में कमी हुई होगी उसके बदले में हमें क्या है किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी मिल रही होगी, जो कि वह एनर्जी उस द्रव्यमान क्षति के बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था। और इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से आप अर्थात बोल रहे हो कि अभिक्रिया से पूर्व का द्रव्यमान जो है अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को और एक तरीके से कह सकते हो कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और हम लोग इसी नियम को आधार बना करके हम लोग देखेंगे कि जो हमारे रासायनिक समीकरण है वो किस प्रकार का है। तो इस जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको जब आधार बनाते हैं हम लोग, तो उस आधार पे जब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में हमको देखना पड़ता है कि अभिकारक में जो द्रव्यमान है क्या उत्पाद में भी उतने द्रव्यमान है, या फिर अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है क्या उत्पाद में भी वही परमाणुओं की संख्या है कि नहीं है।
ठीक है। अगर उसमें डिफरेंस है, बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। यानी कि जो हम लोग का संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण की बात कर रहे हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं। संतुलित, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया इसको। सिंपल, इसको कुछ रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। अगर आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को थोड़ा सा भी समझा होगा तो सिंपल क्या बोलता है कि अभिकारक जो अणु में जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चाहे अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वह उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो अगर वैसा है तो उस समीकरण को बोलते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि हम कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा वो क्या करता है, वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है वह जो है क्या होता है, उसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। अब इसी को अपने शब्दों में बोलेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अभिकारक संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, अभिकारकों कर सकते हैं, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें क्या बोल सकते हैं, जो आपका सिंपल वैसी का नहीं लगा देंगे, निगेटिव बना देंगे। अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, ठीक है। या फिर इसी को कह सकते हैं, एक और वर्ड में आपने कहा था कि अभिकारकों में सभी परमाणुओं की संख्या उत्पाद के सभी परमाणुओं की संख्या के अलग अलग बराबर होती है। अलग अलग बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि जितने प्रकार के परमाणु आए होंगे, हर परमाणु क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे हाइड्रोजन परमाणु जितने अभिकारक में होंगे उतने उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। जितने परमाणु आपके कैल्शियम के अभिकारक में होंगे उतने कैल्शियम के परमाणु क्या है, उत्पाद में भी होंगे। जितने नाइट्रोजन के परमाणु अभिकारक में होंगे उतने नाइट्रोजन परमाणु क्या है, उत्पाद में भी होंगे। यानी कि अलग अलग परमाणु संख्या क्या होगी, आपस में बराबर होगी अभिकारक और उत्पाद में। और इसी को अगर आप कहोगे इसमें तो थर्ड वाले में तो क्या होगा, इसमें अभिकारक और उत्पादों के परमाणु संख्या क्या है, बराबर नहीं होती है। इसमें जो है जो असंतुलित समीकरण होगा इसमें आपके अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हम लोग का असंतुलित समीकरण होता है, असंतुलित समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लिखें यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, जो Q+ सल्फाइड मान लीजिए है Cu2S है, Q+ सल्फाइड Cu2S
हम लोगों ने क्या किया, इसको ऑक्सीजन में इसका दहन कराया, ये हो गया इसका ऑक्सीजन या वायु में दहन, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग को आपका Cu2O मिल गया, Cu2O मिल गया, Cu2O मिला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई इसमें से, SO2 इसमें से गैस निकल रही है मान लीजिए। तो ये हम लोग का रासायनिक समीकरण लिखा हम लोगों ने। इस समीकरण को देखा जाए तो आपका जो अभिकारक है उसमें 2 कॉपर के परमाणु हैं और जो उत्पाद है उसमें भी 2 कॉपर के परमाणु हैं, ये तो समान है। इधर आपका 1 सल्फर है, ठीक है, ठीक है। इधर भी आपका उत्पाद में भी क्या है, 1 सल्फर का परमाणु है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु हैं, इधर देखिए तो 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे है। यानी कि उत्पाद में कुल परमाणुओं की संख्या जो है ऑक्सीजन की बराबर नहीं है। कॉपर की तो बराबर है, सल्फर की बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में अलग है, उत्पाद में अलग है। इसलिए क्या होगा, यह एक असंतुलित समीकरण है। क्या ये असंतुलित समीकरण है? ये क्या है, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। अब जो है इसको अगर संतुलित करना हम लोग को है तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होगा। अगर इसी समीकरण को हम लोग ऐसे लिख लें, अभी हम सिखाएंगे हम लोग कि कैसे समीकरण को बराबर करना है, बस अभी हम समझ लें ये चीज़ कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो अभी केवल हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से सीखेंगे कि किस प्रकार से आपके जो है अभिकारक और उत्पाद के परमाणु को हम लोग बराबर करेंगे। अच्छा, मैंने उसी समीकरण को यहाँ पे लिखा, देखिए Cu2S था, Cu2S यहाँ भी है, O2 था, O2 यहाँ भी है, Cu2O वहाँ था, उत्पाद में यहाँ भी है, SO2 सब कुछ सेम है, सभी अणु सेम है, सभी पदार्थ क्या हैं, सेम है। बस मैंने क्या किया है, आपके जो उनकी संख्याएं थी उनके अणुओं की, उस संख्या को हमने चेंज कर दिया है। अब देखिए मिलाए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉपर, यहाँ पे 2 दूना के 4, कुल कॉपर 4 हैं, तो राइट साइड में भी क्या है, 4 हैं। 2 सल्फर यहाँ पे है हम लोग के, तो 2 सल्फर यहाँ भी हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। 3 दूना के 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, तो आपका यहाँ पे 3 दूना के 6 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना के 4 और 4 2 दूना के 4 और 2 यहाँ से 6, 2 ऑक्सीजन में क्या हो गया बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 दूना के 4 ऑक्सीजन यहाँ से हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 2 6 और 3 दूना 6 इधर भी। तो आपके दोनों अभिकारक में, उत्पाद में सभी परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, असंतुलित समीकरण। ये वाला असंतुलित है, ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है दोस्तों। तो सबसे पहला तो हम लोग को पहचानना होगा कि हमारा समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है, और उसका पहचानने का तरीका बस इतना ही है कि हम अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं को देख लें कि संतुलित है कि असंतुलित है, और उसी के आधार पे हम लोग को क्या करना है, उसको संतुलित करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण कैसे पहचानेंगे संतुलित है कि असंतुलित है, ठीक है, और किस नियम के आधार पे हम लोग संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक हम लोग का, रासायनिक समीकरण संतुलित करने का तरीका क्या है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए, क्योंकि इसी पे आपको आपके एग्ज़ाम में सवाल मिलने वाले हैं, और सवाल के साथ साथ जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग को कभी कभी हम लोग को समीकरण जब लिखना होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से समीकरण को लिखें, संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। तो केवल नंबर को पाने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे, हम लोग सही तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए और सही तरीके से किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हो जाता है कि रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्या है ना, संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है।
तो इस पे पिछली वीडियो में मैंने विस्तृत चर्चा किया हुआ है कि संतुलित समीकरण रहेगा तो उससे क्या क्या जानकारी हम लोग को मिल सकती हैं और क्या क्या हम उससे पता लगा सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। बस यहाँ पे मैं एक लाइन में आंसर इसका बता दें आपको कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना। सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हमको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना है। और दूसरी आवश्यकता तो आप जानते ही हो, आपको जब समीकरण को संतुलित लिखोगे किसी भी परीक्षा में तो अभी आपको उसमें नंबर मिलने वाला है, अदरवाइज नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? समीकरण को संतुलित करके लिखना है। तो संतुलित करने का तरीका देखते हैं हम लोग। ठीक है, संतुलित करने का तरीका, तो इस तरीका में सबसे पहली बात क्या है? आपको समीकरण संतुलित करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग का जो क्लास 10th है उस लेवल पे बात करेंगे हम लोग। तो समीकरण को संतुलित करने का जो अनुमान विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि जिसे आप बोलते हो, हीट एंड ट्रायल विधि या फिर जो अनुमान विधि है, उसी के अनुमान विधि एक्चुअली क्या है? ये गणना के आधार पे ये है ना, गणना पर आधारित विधि ये भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गणना के पे आधारित विधि, अनुमान विधि, या फिर इसी को बोलते हो आप हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि इसको आपको मेथड बोलते हो, उसको मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको आप कहते हो। तो ये इसी विधि का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आपका जो क्लास 10th है उसके अलावा जो विधियां हैं, आंशिक विधि से लेकर के आयनिक विधि से लेकर के कई विधियां आपके पास हैं, तो उन विधियों की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। उन सब की बात हम करेंगे आपके जो क्लास 11th में 12th में है ना, आगे आपके जो हायर क्लासेज हैं उनमें। तो आज हम लोग केवल बात करने वाले किस पे? अनुमान विधि पे या फिर हीट एंड ट्रायल विधि जिसे आप कहते हो उसकी। तो इस विधि में दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा इस विधि का है। इस विधि में हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अभिकारक, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? अभिकारक एवं उत्पाद के जो अणु हैं, अणु को जो है लिखेंगे। आप पुनः जो है उसमें क्या करेंगे? जो असंतुलित परमाणु हैं, असंतुलित परमाणुओं को पहचानेंगे, है ना। पहले तो समीकरण को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? उसमें जो असंतुलित परमाणु हैं उनकी पहचान करेंगे कि कौन कौन से जो हमारे परमाणु हैं असंतुलित हैं, अर्थात अभिकारक में उनकी संख्या अधिक हो, उत्पाद में कम हो, या फिर अभिकारक में कम हो, उत्पाद में अधिक हो। ऐसे परमाणु जिनकी संख्याएं अभिकारक उत्पाद में बराबर नहीं है, उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं असंतुलित परमाणु। असंतुलित परमाणु कौन हो गए? जिनकी अभिकारक और उत्पाद में संख्या क्या है? बराबर नहीं है, समान नहीं है। पहले उनकी पहचान करेंगे, उनको पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, पहचान लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है? जो किसी एक को, यानी ऐसे करिए कि जो सबसे कम संख्या में परमाणु आया हुआ है, अभिकारक उत्पाद दोनों तरफ देख लीजिएगा, जो सबसे कम संख्या में होगा सबसे पहले उसकी संख्या को बराबर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सबसे कम संख्या वाले अणु या परमाणु की संख्या को उचित संख्या से गुणा करके समान करते हैं, बराबर करते हैं, समान करते हैं। ठीक है, अब पुनः क्या करेंगे? अब पुनः उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद उससे अधिक संख्या वाला, सबसे कम वाला हो गया, तो उससे अधिक संख्या वाले अणु या परमाणु, अगर अणु के रूप में है तो अणु, परमाणु के रूप में है तो परमाणु, गिनेंगे हम परमाणु ही।
क्या गिनेंगे, परमाणु गिनेंगे। और या परमाणु की संख्या को उचित संख्या से गुणा करके, उचित संख्या से गुणा करके समान करेंगे, ठीक ना। और ये ऐसा नहीं है कि प्रोसेस करते चले जाएंगे हम, जो पीछे जब अगला प्रोसेस करेंगे तो पिछले वाले जो प्रोसेस करके आए उसमें देखेंगे कि उसके संख्या में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, तो अगला प्रोसेस तो करेंगे, पिछला प्रोसेस को भी हम लोग को क्या है ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पिछले प्रोसेस में भी जो हमने बराबर करके आया है पीछे, क्या वह संख्या परिवर्तित तो नहीं हो गई। अगर परिवर्तित हो रही है तो पुनः उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी क्रम में क्या है, पहले सबसे कम संख्या वाला, फिर उससे अधिक वाला, फिर उससे अधिक वाला जो परमाणु संख्या है उसको हम लोग बराबर करते जाएंगे। इसी को, ये तो आपका बिल्कुल किताबी मेथड हो गया सिंपल सा, ठीक है। इसी को क्या करेंगे, देखो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से करेंगे तो ये इतना आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आप देखोगे आपके जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, है ना, जो रासायनिक जो आपका रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण में आपकी मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं, एक होती है धातु और एक होती है अधातु। जो तत्व हैं उनको मुख्य रूप से दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया, धातु और अधातु में, ठीक है। धातुओं में कौन आएंगे, आपके जो क्षारीय धातु में है, क्षारीय मृदा धातु में है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, ए ब्लॉक के तत्व हैं, क्षारीय धातु में क्षारीय हो गए। अधातु में जो पी ब्लॉक के तत्व हैं क्या होंगे, अधातु हो गए, ठीक है। जैसे आपका धातु में कौन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, आपका आयरन हो गया, कापर हो गया, है ना, आयरन हो गया, कापर हो गया, Mg हो गया है आपका, Ag हो गया, कहीं एल्युमिनियम हो गया, है ना, Cu, है ना, इस प्रकार से आपका Sn हो गया, टीन, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं धातु के रूप में आएंगे। आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, यानी कि आपके जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या है अधातु में है, क्या है वो अधातु में है, ठीक है। आपका हाइड्रोजन भी क्या है अधातु में भी आता है, वो अधातु में ही आएगा, ठीक है। और आपका इस प्रकार से जितने भी उधर के आपके तत्व आ जाएंगे, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें क्या है अधातु में है। तो दो प्रकार के तत्व ही आते हैं हम लोग के, धातु और अधातु। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करिए, आपका जो धातु होता है उसकी बैलेंसी के बेस पे हम लोग सबसे पहले क्या है धातु की संख्या को बराबर कर लेंगे, धातु की संख्या को बराबर कर लेंगे। धातु कम संख्या में अगर आई हुई है तो धातु की संख्या को बराबर कर लेंगे। आप पुनः उसके बाद क्या है अधातु की संख्या को बराबर करते हैं, और फिर क्या है ऑक्सीजन बराबर कर लीजिए, आप फिर किसको हाइड्रोजन संख्या को बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, ये दिमाग में रख करके कि किसको पहले करना है, पहले धातु कर लीजिए, फिर किसको करिए अधातु करिए। पहले किसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा, धातु को, फिर किसको अधातु करेंगे, फिर किसको ऑक्सीजन को, फिर किसको हाइड्रोजन को। अगर इस क्रम में अगर भी करते हम लोग तो बिल्कुल आसानी से क्या है उसका समीकरण संतुलित कर सकते हैं। कुल मिला करके आपको एक एक परमाणुओं को करते जाना है बराबर। और क्या है जो आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो पिछले प्रोसेस पे भी ध्यान देना है कि किसी की संख्या परिवर्तित हुई है तो पुनः उसको क्या करेंगे संतुलित करते जाएंगे। तो ये जो मेथड बता रहा हूँ ये आप जब जैसे ही देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में बिल्कुल क्या होगा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ रासायनिक समीकरण देखें तो उसको संतुलित करें, तब ना समझ में आएगा कि क्या कैसे करना है उसको, क्या मेथड उसका है। मेथड कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम लोग को अपने मन से दिमाग से समझना है कि किसकी संख्या कम है, किसकी संख्या अधिक है। और जो कम है तो उसको बढ़ाने के लिए अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, तो गुणा करके बढ़ाना है। एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, है ना। अगर अभिकारक में आपका संख्या कम है तो अभिकारक वाले अणु में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उत्पाद में कम है तो उत्पाद वाले में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके उसकी संख्या को बराबर करेंगे। अच्छा अभी एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो आपका अभी एग्जाम्पल मैंने लिया था, यहाँ पे समीकरण था Cu2S था
और हम लोगों ने क्या किया, इसका ऑक्सीजन में दहन किया और क्या मिल गया हम लोग को, यहाँ से Cu2O मिला था और SO2 मिला था। तो Cu2O और क्या मिल गया, SO2। ठीक है, ये तो हम लोग का रासायनिक समीकरण दे दिया। कहेगा कि इसको क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने के लिए कह रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये असंतुलित होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ईजी लगने लगेगा। एक एग्जाम्पल विस्तार से समझाता हूँ, फिर धीमे धीमे हम लोग समझेंगे तो आसान लगेगा। यहाँ पे लिख लीजिए अभिकारक, क्या लिख लेंगे, अभिकारक लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखिए, उत्पाद लिख लीजिए। तो अभिकारक में कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या सल्फर है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा कोई परमाणु इसके अंदर आया हुआ है। पूरी अभिक्रिया में 3 प्रकार के परमाणु हैं, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभिकारक में कितने कॉपर कितने हैं, 2 कॉपर अभिकारक में है। ठीक है, उत्पाद में कितने कॉपर है, 2 कॉपर हैं, है ना। अब देखिए सल्फर, इसमें 1 सल्फर है, तो अभिकारक में कितने सल्फर है, 1 सल्फर है। उत्पाद में कितने सल्फर है, 1 ही सल्फर है ना। आपका अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया। उत्पाद में देखिए ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये देखने के बाद आपको क्या मालूम चल रहा है, आपको मालूम चल रहा है कि कॉपर तो बराबर है, सल्फर भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को ही बराबर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। जो बराबर नहीं होगा, जो संतुलित नहीं होगा, सबसे पहले उसी को संतुलित करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या करें हम लोग, इस समीकरण में क्या करना चाहिए, कहाँ से ऑक्सीजन को हम लोग बराबर करें। तो किधर ऑक्सीजन कम है, अभिकारक में ऑक्सीजन कम है, उत्पाद में अधिक है, अभिकारक में कम है। तो हम अभिकारक में कुछ उचित संख्या से गुणा करेंगे। अब इसमें आप 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे 2 है पहले से ही, अगर 2 से करूँगा 2 दूना के 4, तो जैसे ही 2 से यहाँ पे गुणा करूँगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो अब ये 2 से बढ़ के क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन इसको नहीं बदलेंगे तो ये 3 रहेगा, तो फिर क्या है, असंतुलित ही है, अभी भी क्या है, ये असंतुलित ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इधर भी कुछ गुणा करना पड़ेगा ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो अब इधर देखिए क्या करें हम लोग, 2 दूना के 4 किए। अगर हम इधर से कुछ करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा। अब इस सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें भाई, देखिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें 6 हो गया है, इसमें अब भी बढ़ाएंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो ये हीट एंड ट्रायल विधि में आपको बस यही केयर करना है कि किसमें मल्टीप्लाई करने पे कितना बढ़ रहा है, और कोई जो अदर जो अभिकारक के उत्पाद का जो परमाणु है, वही परमाणु है, वह किस रूप से घट रहा है चाहे बढ़ रहा है। जब इसको आप आज पकड़ लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रुक जाइए और गणना कीजिए। 2 दूना के 4 4 हो गया, इधर कितना हुआ 2, इधर कितना हुआ 1 3 हुआ। ठीक है, अगर हमको इधर 4 करना है, ध्यान देना बच्चों, तो मैं अगर इसको 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो 2 को ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 2 को ऑक्सीजन और 2 को ऑक्सीजन 4 हो गया, और 2 दूना के 4, ये भी क्या हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया। ऑक्सीजन बराबर होने करने के लिए हमने क्या किया, Cu2O में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसके वजह से डिसबैलेंस हो गया हम लोग का। देखिए कैसे, अभी जो कॉपर दोनों तरफ 2 2 था, बराबर था, अब इधर कॉपर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूना के 4, इधर कितना कॉपर है 2। तो क्या अब दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो अगर ये 2 दूना के 4 हुआ है कॉपर, तो कॉपर को अभिकारक में भी 4 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो 2 दूना के 4, तो अब कॉपर भी बराबर हो गया। देख लो, 2 दूना के 4 कॉपर और 2 दूना के 4 कॉपर, 2 दूना के 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, अब सल्फर का काम गड़बड़ हो गया। पहले सल्फर बराबर बराबर था, अब देखो यहाँ पे सल्फर 2 को सल्फर हो गया, यहाँ पे क्या है, केवल 1 ही सल्फर है। ठीक है, तो क्या सल्फर बराबर है, नहीं है। तो सल्फर यहाँ पे 2 है, आपका अभिकारक में अधिक हो गया, उत्पाद में क्या है, कम है।
तो हमको बढ़ाना है, 1 से 2 करना है, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। लो अब देखो फिर से मिलाओ, फिर से मिलाइए। अब आपका क्या हो गया, ये 2 सल्फर हो गया, 2 सल्फर हो गया, सही है। 2 दूना के 4 कापर हो गया, 2 दूना के 4 कापर हो गया। ऑक्सीजन मिलाओ, 2 दूना के 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 दूना के 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो अब क्या हो गया, अभी तो जो हम लोग को बराबर दिख रहा था, अब क्या हो गया, फिर डिसबैलेंस हो गया। क्या हो गया, फिर क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया आपका। इसका मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन है कितना बढ़ गया, 2 दूना के 4 और 4 दूनी 6, तो हमारा 6 ऑक्सीजन आपका उत्पाद भी हो गया। तो अभिकारक में भी 6 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो जो हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, अब इसको हटा के क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3O2 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6। अब मिलाओ, अब मिला के देखो इसको, 2 दूना के 4 कापर, 2 दूना के 4 कापर बराबर हो गया। सल्फर देखो, 2 सल्फर यहाँ पे, तो 2 सल्फर यहाँ पे बराबर हो गया। ऑक्सीजन मिलाओ, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, इसमें मिलाओ, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है। राइट में देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 दूना के 4, तो 2 दूना के 4 और ये वाला 2 ऑक्सीजन 6, तो 6 ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग का ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल केयर करके ही काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो संतुलित है वो हमेशा संतुलित ही रहेगा। ये चार्ट बनाने का मतलब बस आपको समझाना इतना ही है कि ऐसा नहीं कि जो बराबर पहले से हो गया है वह बराबर हमेशा रहेगा। जैसे ही हम लोग संतुलित करेंगे किसी अन्य परमाणु को, वो क्या होगा, जो पीछे में संतुलित दिखाई दे रहा था वो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, और फिर से हमको उसको संतुलित करना पड़ेगा। तो मैं यही समझा रहा था आपको कि हमें एक एक परमाणु को संतुलित करते जाना है, लेकिन पीछे जो संतुलित करके आ रहे हैं उनको भी ध्यान देना है कि जो संतुलित करके आए हैं कहीं वो असंतुलित तो नहीं हो गए। अगर वो असंतुलित हो गए हैं तो पुनः उनको संतुलित करेंगे। जैसे शुरू में हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया था, 4 दोनों तरफ कर लिया था, लेकिन फिर बाद में मालूम चला कि नहीं, इधर तो 6 हो गए, तो हम लोगों ने फिर से इसको क्या किया है, 6 किया है। कापर संतुलित थे तो फिर कापर को बदले हैं, सल्फर बराबर थे तो फिर सल्फर को बदले हैं, है ना। तो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड में यही ध्यान देना है कि पहले आप कैसे उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आपको ऑब्जर्व करना आना थोड़ा सा चाहिए कि कौन सा परमाणु कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, आइए एक आध एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, और इजी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल आसान। अब और आसान इसको करते हम लोग। अभी देखिए इसी समीकरण को एक और तरीके से हम लोग, जो अभी हम लोग संतुलित किए हैं उसी को एक तरीके से और हम लोग देखें। अगर मान लीजिए Cu2 आपका यस था, आपने ऑक्सीजन में जलाया, आपको मिल गया Cu2O मिल गया, और क्या मिल गया, SO2 मिल गया, ये मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या करिए, धातु को बराबर कर लीजिए, तो धातु पहले से ही बराबर है। फिर क्या करिए, अधातु को बराबर कर लीजिए, तो सल्फर को बराबर कर लीजिए पहले आप। ठीक है, तो उसमें क्रम क्या बताया मैंने कि पहले धातु को आप पुनः, धातु के बाद पुनः किसको, अधातु कोई आया है उसको आप पुनः किसको, उसके बाद पुनः आपका ऑक्सीजन को, आप पुनः किसको, हाइड्रोजन को। ये क्रम है, ये आपका ट्रिक की बात करेंगे तो ये ट्रिक की बात हो गई। ठीक है, तो ये आपका एक क्रम है, इस क्रम में हम लोग करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, धातु ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, और धातु सल्फर भी क्या है, संतुलित है, हो गया। अब हम किसका करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे। किसका करेंगे, ऑक्सीजन का। इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, किसका करना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन करने जाओगे आप तो इधर 3 है, इधर कितना है, 2 है, तो पूरा कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, ऑक्सीजन से ही शुरू हो रही है। तो ऑक्सीजन को बराबर करना है हमको, तो सिंपल, अब यहाँ पे 2 था हम लोग का, यहाँ पे कितना था, 3 था, तो 3 इधर था तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा, 3O2। इधर 2 था तो 2 से उधर गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2Cu2O प्लस आपका 2SO2। ठीक है, अब इधर जो आपका बचा हुआ है Cu2S। अब इसमें देख लीजिए हमको क्या चाहिए, 2 दूना के 4 कापर चाहिए और 2 सल्फर चाहिए। तो कापर सल्फर दोनों यहाँ पे है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई किया। अब देखो समीकरण क्या हो गया, बिल्कुल संतुलित हो गया, एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाएंगे तो समीकरण क्या होगा, आसानी से संतुलित हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा।
आइए कुछ एग्जाम्पल और हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आपका जो है जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो, दूर हो सके। ठीक है ना। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे ले लिया हमने MnO2, क्या लिया, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये हम लोग का। इसकी क्रिया कराया हम लोगों ने किसके साथ, HCl से क्रिया कराया, और क्या बनाया हम लोगों ने, MnCl2 बन गया। ठीक है, MnCl2 बना, और आपका वाटर बन गया इसके अंदर, और Cl2 बन गया क्लोरीन। इसके अंदर वाटर बना देंगे, H2 हो गया, आप प्लस क्या बन गया, Cl2 बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्लोरीन गैस वहाँ पर निकल रही है। अब हमारे पास अगर अभिकारक की बात करें, साड़ी बना लीजिए एक बार, तो जैसे अभी बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, आप साड़ी आपको जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखते ही सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो अभिकारक यहाँ पे हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गए आपके एटम्स हो गए, एटम्स। एटम्स से सबसे पहले क्या लिखा, Mn, रिएक्टेंट में कितना है, एक है, प्रोडक्ट में कितना है, एक है ना, समझिएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें Mn कितना है, एक, प्रोडक्ट में भी कितना है, एक। अब किसका नंबर ले लीजिए, इसमें आप ले लो क्लोरीन का, ये धातु हो गया, और धातु क्या हो गया, क्लोरीन हो गया आपका। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना है, एक है ना, एक ही है। राइट साइड में देखोगे तो दो क्लोरीन यहाँ पे, दो क्लोरीन यहाँ पे, कितना हो गया, चार क्लोरीन हो गए। ठीक है, अब कौन बचा हुआ है, ऑक्सीजन ले लो पहले। ऑक्सीजन कितना इधर है, दो है, दो ऑक्सीजन है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है कि नहीं। अब देखो अपना हाइड्रोजन देख लो, लास्ट में हाइड्रोजन देखते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन कितना इधर है, एक हाइड्रोजन है। अब राइट साइड में देखो कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए उधर राइट साइड में। ठीक है, तो ये कहानी है आपके सवाल की। तो इस सवाल में देखो कौन बैलेंस है, आपका जो धातु है वो क्या है, बैलेंस है। धातु क्या है, संतुलित है। धातु कैसा है, संतुलित है, उसे अभी हम लोग कुछ नहीं टच करेंगे। जो असंतुलित है उसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये तीनों लोग क्या है, देखो इसकी संख्या एक अभिकारक में है, और उत्पाद में कितनी है, चार है। अभिकारक में दो है ऑक्सीजन, उत्पाद में ऑक्सीजन एक है ना। हाइड्रोजन आपका अभिकारक में एक है, उत्पाद में दो है, बराबर नहीं है। तो ये तीनों क्या है, असंतुलित है। तीनों क्या है, असंतुलित हो गए, असंतुलित है। तो इसमें हम लोग का जो क्रम कहता है कि पहले धातु को कर लो, किसको कर लो, धातु को, फिर किसको कर लो, अधातु कर लो। ठीक है, तो आप हम लोग क्लोरीन को सबसे पहले टच करते हैं। इसमें सबसे पहले क्लोरीन को बराबर करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो यहाँ पे जब क्लोरीन को बराबर करेंगे तो आपका क्लोरीन क्या है, देख लो। इस टेबल का फायदा बस इतना ही है, आप टेबल नहीं बनाओगे तब भी दिखाई देगा आपको। क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन क्या है, चार है। इधर आपका क्लोरीन कितना है, चार है, इधर कितना है, एक है। तो हमको एक को चार बनाना है, तो चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, अब देखिएगा MnO2 को रहने दिया मैंने, MnO2 थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो ये हो गया MnO2 हो गया, अब प्लस इसको चार करना है क्लोरीन को, तो चार से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो चार HCl हो गया, 4 HCl हो गया। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई किया, चार क्लोरीन हो गया। अब समीकरण हम लोग का जो है उसको लिख लीजिए, तो MnCl2 और प्लस क्या है, H2O और प्लस क्या है, Cl2 है। अब मिलाओ, चार क्लोरीन इधर था, चार क्लोरीन इधर हो चुका है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं तो इधर चार को हाइड्रोजन हो गया है, इधर कितना है, दो ही हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक है, समझ रहे ना। तो उसके पहले हम लोग ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं। ठीक ना, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में, मैंने कहा कि सबसे पहले धातु और धातु, आप फिर किसको, ऑक्सीजन, फिर किसको, हाइड्रोजन, ऐसे क्रम से हम लोग उसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो अब किसका नंबर हम लोग लेंगे, हम लोगों ने अधातु को बराबर कर लिया, धातु बराबर है हम लोग की, देख लो Mn एगो बराबर है। आपका जो क्लोरीन चार गो बराबर हो गया। अब कौन सा बराबर करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। ऑक्सीजन देखो, दो ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन इधर है। देख लो, दो को ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है और एक ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट में है। एक किधर कम है, इधर प्रोडक्ट में कम है ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्या है, एक है। एक को दो करना है तो दो एक कम दो, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीकरण चेंज होगा। फिर हम लोग का MnO2 प्लस 4HCl एरो मार्क
आपका MnCl2 और यहाँ पे प्लस इसको 2 कर देंगे 2H2O हो गया और प्लस Cl2। अच्छा भाई, अब क्या हुआ, अब देखो आपका ऑक्सीजन हो गया बराबर, 2 को ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर भी हो चुका है। ठीक है, अब क्या बचा, Mn के बराबर हो गया, क्लोरीन क्लोरीन के बराबर हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बराबर हो गया। हमने क्या किया, धातु को बराबर कर लिया, अधातु बराबर कर लिया, ऑक्सीजन को बराबर कर लिया। अब किसको बराबर करना है, बाकी है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन देख रहे हो लेफ्ट साइड में 1 था, राइट साइड में 2 था, लेकिन ऑक्सीजन को और क्लोरीन को संतुलित करने में हाइड्रोजन की संख्या 1 और 2 से बदल चुकी है। कैसे, 4 हाइड्रोजन हो गए हैं लेफ्ट साइड में हम लोग के, और 4 हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, राइट साइड में भी हो गए हैं। 4 हाइड्रोजन राइट साइड में भी हो गए हैं। तो हाइड्रोजन को हमने बराबर नहीं किया, देखो अपने आप बराबर हो गया है, 4 गो हाइड्रोजन और 2 दूना के 4 गो हाइड्रोजन। तो कुल अब देख लो तो एक बार फिर से, एक Mn है ना, Mn 1 है कि नहीं, Mn 1 है, Mn 1 है, बराबर है O2 देखो 2 गो ऑक्सीजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन 4 गो है, हाइड्रोजन 4 गो बराबर हो गया। ठीक है, क्लोरीन 4 गो है, क्लोरीन 2 2 4 गो क्लोरीन हो गया, सब क्या हो गए, बराबर हो गए इसमें। तो यह जो समीकरण निकल के हम लोग का आया, ये क्या हो गया, ये हम लोग का संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको एक क्रम से काम करना है। अगर क्रम से काम करेंगे तो गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको केवल एक एक स्टेप से चलिए और उसको संतुलित करते चलिए, एक एक परमाणुओं को, सभी परमाणु क्या होंगे, अपने आप क्या होंगे, संतुलित होते चले जाएंगे। बस क्या ध्यान देना है, जब आप अगला स्टेप करने जाओ तो पिछले स्टेप को एक बार देख लो कि वह संतुलित है कि नहीं है और किसकी संख्या किस प्रकार से परिवर्तित हुई है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। ठीक है, ताकि और क्लियर हो। अभी जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप लोग ना नहीं बोलोगे, तब तक क्या है, हम लोग एग्जाम्पल लगाते रहेंगे। ठीक है, और संतुलित करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये तरीका जो है आपको याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, है ना, तभी हम छोड़ेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल इसको देखें हम लोग, तो ये आपका जो है बेरियम हाइड्रॉक्साइड वाला ले लेते हैं। BaOH का ट्वाइस है, चलो थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं। BaOH का ट्वाइस, आप प्लस ले लो HBr, क्या लिया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया हम लोगों ने। अब जो है हम लोग का इसमें क्या है, बेरियम ब्रोमाइड का अवक्षेप बनता है BaBr2, BaBr2 बन गया, और साथ में आपको बनता है H2O। क्या बनेगा इसमें, H2O बनता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये आपका है, बल्कि इसको संतुलित करने के लिए कहने का था ये। अच्छा, पहले देखे तो कि संतुलित है कि असंतुलित है। अच्छा, एक बेरियम है इधर, ठीक है, इधर भी कितना बेरियम है, एक बेरियम है। अच्छा भाई, बेरियम बराबर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखो तो इसमें यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है बच्चों, तो ट्वाइस का मतलब क्या हो गया कि 2 का गुणा H में भी होगा और 2 गुणा क्या है, O में भी होगा। यानी कि 2 गो ऑक्सीजन है यहाँ पे और 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन 2 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, ये ध्यान देना, और एक क्या है, ब्रोमीन है। इधर देख लो तो एक बेरियम। ठीक है, अब जो है ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ ब्रोमीन केवल अकेले है, यहाँ ब्रोमीन क्या है, 2 गो हैं। और आपका जो ऑक्सीजन की बात करोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, एक ही ऑक्सीजन है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेबल आप रफली बना लोगे तो आपको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एक बार फिर टेबल बनाता हूँ, बार बार टेबल नहीं बनाएंगे हम लोग, बस जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं आती है तभी तक टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, अब देखो टेबल बनाने से फायदा क्या हुआ, बेरियम का देखो, सबसे पहले बेरियम का देखो, बेरियम 1 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी कितना है, 1 है। बेरियम के बाद आप ब्रोमीन का देख लो, ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, तो ब्रोमीन का देखोगे तो ब्रोमीन लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, राइट साइड में कितना है, 2 है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, ब्रोमीन के बाद किसका देख लोगे, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, और राइट साइड में कितना है, केवल एक ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देख लो तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, राइट में देखो तो केवल 2 हाइड्रोजन है ना। अब देखो तो कितना आसान लग रहा है, अभी लगा था कितना इसी में गूंज रहे थे हम लोग, कहाँ पे जाएँ।
अब देखो इजीली समझ में आ रहा है ना कि बेरियम क्या है, संतुलित है, ब्रोमीन क्या है, असंतुलित है, ऑक्सीजन भी क्या है, असंतुलित है, हाइड्रोजन भी क्या है, असंतुलित है। तो बच्चों ये जो है ये संतुलित पहले से ही है, इसको टच करने की जरूरत हम लोग को नहीं है। ब्रोमीन आपका देखो ये हो गया हम लोग का एक तरह से धातु हो गया, ये क्या हो गया, अधातु हो गया। तो अधातु को पहले बराबर कीजिए, नियम से चलिए, ठीक है। तो हम लोग एक क्रम से चल रहे हैं, उसी क्रम पे चलिए। तो आप सबसे पहले किसको बराबर करेंगे बताइए, आप पहले ब्रोमीन को बराबर कीजिए। किसको बराबर करेंगे, ब्रोमीन को सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे। अच्छा हमारा जो समीकरण यही है। अब इसको जो है जब ब्रोमीन को बराबर करना है तो ब्रोमीन में प्रॉब्लम क्या है, इधर 2 गो ब्रोमीन है, इधर 1 ब्रोमीन है। तो 1 ब्रोमीन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका समीकरण चेंज होगा, BaOH का ट्वाइस हो गया। इधर 2 ब्रोमीन था, इधर 1 ही था, तो इसको क्या करो 2HBr कर दो, 2 से गुणा कर दिया, 2 ब्रोमीन हो गए ना। अब राइट साइड में आए तो क्या मिला, BaBr2 मिल गया और प्लस H2O मिल गया। ये एक स्टेप, पहला स्टेप किया हम लोगों ने संतुलन में, तो ये मिला हम लोग को। अच्छा फिर से एक बार मिला लो कि क्या प्रॉब्लम है। एक बेरियम है, एक बेरियम अभी भी सही है बेचारा, ठीक है। हमने किसको, ब्रोमीन को बराबर किया, ब्रोमीन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब किसकी समस्या बच गई, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन इधर हम लोग का है, इधर क्या है, एक ही ऑक्सीजन है। तो तीसरा नंबर किसका है, ऑक्सीजन को बराबर करने का है। तो आइए अब ऑक्सीजन बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन देखो आपका राइट साइड में कम है, 1 ऑक्सीजन है, और लेफ्ट साइड में क्या है, 2 ऑक्सीजन है। तो इस 1 ऑक्सीजन को 2 करना है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, BaOH का ट्वाइस प्लस 2 HBr। इधर कुछ टच नहीं करना है क्योंकि हमें केवल ऑक्सीजन बराबर करना है अभी। तो इसको कर दिया 2H2O। 2H2O किया तो देखो अब 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, 1 गो बेरियम, 1 गो बेरियम, 2 गो Br, 2 गो Br बराबर। अब केवल हाइड्रोजन को टच करना बाकी है। हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ देखो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब इसमें आपका बेरियम कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर हो गया, सही है। ब्रोमीन देखो 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन बराबर हो गए, ठीक। अब किसका, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गए, बराबर हो गए। हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन और 2, 4 हाइड्रोजन और 2 दूना के 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि ये जो समीकरण मिला हम लोग को, ये क्या मिल गया, संतुलित समीकरण मिल गया। तो कितना ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस क्रम से करते जाओ और ध्यान देते रहो, बस और कुछ नहीं करना है। आओ थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा सा इसमें तो आपने बेटर समझा, एक और समझाते हैं ताकि बिल्कुल ही आपको समीकरण को संतुलित करने में किसी भी प्रकार की समस्या न रहे। जो भी डाउट है वो सभी डाउट क्या होंगे, दूर हो जाएंगे आपके। क्रम याद हो गया आपको, धातु, अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे N2 और H2 आपस में क्रिया कर रहे हैं और H3 बना रहे हैं। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में कितना है, 2 गो N2 है, और राइट साइड में कितना है, 1 N2 है। माना ये 2 था पहले, क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 था, यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 से क्या हो रहा है, ये 3 की तरफ बढ़ रहा है, 2 से 3 हो गया, यानी कि बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किसको, नाइट्रोजन को करेंगे बराबर बैलेंस हम लोग, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप देखिए यहाँ पे इधर आपका नाइट्रोजन 2 गो है, इधर कितना है, 1 नाइट्रोजन है। तो 2, इसको 1 को 2 करना है, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, N2 प्लस H2 एरो मार्क, यहाँ पे क्या होगा 2NH3 हो गया, 2NH3। तो अब देखिए 2 को नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, किसको बराबर करना है, हाइड्रोजन को। तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन। इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बराबर करना है तो क्या करेंगे, N2 प्लस इधर कर दे 3 H2 कर देंगे, 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, हाइड्रोजन क्या हो गया, बराबर। तो 2NH क्या हो गया, 3, 2NH3, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन, क्या हो गया, बैलेंस हो गया हम लोग का, ठीक है।
इसमें देखिए H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन जलाया गया, H2O वाटर बना और SO2 गैस मिल रही है हम लोग को। तो इसमें देखिए आपका सल्फ़र, देखिए पहले सल्फ़र एक है, सल्फ़र क्या है, एक है, बराबर है। ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन क्या है, 2 गो बराबर है, ठीक है, सॉरी बराबर नहीं है, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, कितना है, 3। इधर आप देखिए गड़बड़ आ गया, ये आपका ऑक्सीजन मिलकर कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप पहले ऑक्सीजन को बराबर कर लीजिए, इधर अधिक है, इधर क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आपका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो है यहाँ पे ये समीकरण कैसे बनेगा, H2S प्लस इस O2 को क्या करें हम लोग 3O2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3O2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 3 दूना के क्या हो जाएगा 6, इधर आपका 3 है तो इसमें 2 से कर लेंगे तो क्या होगा, 3 दूना के 6 बराबर हो जाएंगे। तो H2O प्लस 3O2, जब इधर 3O2 से कर देंगे तो 6 तो इधर हो जाएगा, लेकिन इधर किस प्रॉब्लम होगी, इधर कितना है, 3 ही है ना, कितना है, 3 ही है। तो इधर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मैंने 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे 2 से तो आपका मिल जाएगा 2H2O प्लस क्या है 2SO2। आप गिन के देखिए, आपका 2 दूना के 4 ऑक्सीजन और 2 यहाँ से 6 ऑक्सीजन और 3 दूना के 6 ऑक्सीजन बराबर हो गए। अच्छा, अब सल्फर मिला लीजिए, सल्फर यहाँ 2 है, इधर क्या है, एक ही है ना। तो अब क्या करेंगे, सल्फर को बराबर कर लेंगे हम लोग। तो सल्फर को बराबर करने के लिए आप कहेंगे 2H2S, अब 2 सल्फर हो गए इधर भी, और 3 दूना के 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर आएंगे तो 2H2O प्लस क्या है 2SO2। तो आपके 2 दूना के 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 गो सल्फर बराबर हो गया। हाइड्रोजन गिन लीजिए, तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, 2 दूना के 4, तो क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया ये, है ना। तो कुछ नहीं करना है, क्रम से चलना है आपको केवल लेकर के। इसको देख लीजिए NaOH है, धातु देखिए, धातु क्या है, बराबर नहीं है, इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो इधर 2 से बड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा 2NaOH हो गया, प्लस आपका H2SO4 और एरो मार्क क्या हो गया Na2SO4 प्लस क्या है H2O। जैसे 2 से बड़ा किया हूँ तो ऑक्सीजन 2 हो गया इधर, ठीक है। इधर क्या है, ऑक्सीजन एक ही है, सॉरी इधर ऑक्सीजन कितना है Na2SO4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर हैं, और 4 और 1 5 उधर हैं, 6 करना है। तो इसको अगर 2 कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन और 4 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 4 2 6 ऑक्सीजन। तो आपका 2NaOH प्लस H2SO4 एरो मार्क आपका Na2SO4 प्लस 2H2O। अब देखिए तो 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, ठीक है। आपका 1 यस है, 1 यस है, ठीक है। 2 और 4 6 ऑक्सीजन है, 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गिन लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और 2 दूना के 4 हाइड्रोजन है, क्या हो गया, बैलेंस हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण को देगा तो एक क्रम से चलेंगे तो उसको क्या है, बिल्कुल आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड था, इस पर कई एग्जाम्पल बताए आपको, हर एग्जाम्पल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसको ट्राई करिए और बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही इम्पोर्टेंट तरीके, ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।